नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थी है वो जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके है वो मैं आपके सामने आ गया हूँ, तो सभी विद्यार्थी है वो जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है कि मीना माता रोग है वो किसके कारण होता है। दीजिए जवाब। मीना माता रोग जो है वो किसके कारण होता है। दीजिए जवाब। मीना माता रोग किसके कारण होता है। ठीक है, पारा, कैडमियम, लोहा या फिर मैग्नीज। दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारा। ठीक है, पारा को अपने को पता है मरकरी भी कहते हैं, और मरकरी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, Hg होता है। मरकरी का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, Hg होता है। ठीक है, यहाँ पर एक और भी बहुत अच्छी चीज़ आपको याद रखनी है। एक रोग होता है जिसका नाम होता है इटाई इटाई रोग। ठीक है, जिसका नाम होता है इटाई इटाई रोग। और ये इटाई इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। ठीक है, और एक चीज़ और आपको याद रखनी है। एक बार सीधा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि मीना माता रोग का कारण क्या होता है। ठीक है, और उसके ऑप्शन के अंदर है वो पारा नहीं दे के जल दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, जल के अंदर जब मरकरी का प्रदूषण होता है, जल के अंदर जब मरकरी का प्रदूषण होता है तब होता है मीना माता रोग। ठीक है, तो इसमें कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी के समय कितने और तत्व उपस्थित थे। बताइए भाई, मेंडेलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी दी थी तो उस समय कितने तत्व उपस्थित थे। 23, 56, 65 या 63 या 65। दीजिए जवाब। ठीक है, तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी की यदि अपन बात करें तो अपने को पता है कि न्यूलैंड के समय है वो 56 तत्व थे। कितने थे, 56 तत्व थे। और मेंडेलीव के समय कितने तत्व थे, 63 तत्व थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को मृदा गैस कहते हैं। किस गैस को मृदा गैस कहते हैं। ए क्लोरीन है, बी जिनोन है, सी हाइड्रोजन है, और डी जो है वो है आर्गन। ठीक है, तो आप जवाब दीजिए, किस और गैस को मृदा गैस कहते हैं। बताइए भाई, किस गैस को है वो मृदा गैस कहते हैं। ठीक है, मृदा गैस है वो किस गैस को कहते हैं। ठीक है, दीजिए जल्दी से जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिनोन। और मैं आपको बता दूं कि जिनोन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है, इसका प्रतीक होता है Xe। ठीक है, और जिनोन जो होती है वो ये क्या होती है कि उत्कृष्ट गैस होती है, या अपन कह सकते हैं कि निष्क्रिय गैस होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सबसे बड़ा हृदय है वो किस प्राणी का होता है, किस जंतु का होता है। बताइए भाई, सबसे बड़ा हृदय वाला प्राणी है वो कौन सा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपने को पता है हृदय की धड़कन है वो ब्लू व्हेल की होती है, लेकिन सबसे बड़ा हृदय जो होता है वो किसका होता है। बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जिराफ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम समूह में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सी है। बताइए भी, आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रथम तत्व है उसके अंदर है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, और सीजियम, ये तत्व है मौजूद है। ठीक है, और फ्रेंजियम। तो आप मुझे ये बताइए कि एकमात्र इनमें से अधातु कौन सी है। ठीक है, तो अपने को पता है कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एक मात्र अधातु है। ये क्वेश्चन है वो ग्रुप डी 2018 के अंदर आपसे पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आधुनिक मानव का उत्पत्ति स्थल किसे माना जाता है। ठीक है, आधुनिक मानव का उत्पत्ति स्थल का किसे माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका या फिर भारत। दीजिए जवाब। आधुनिक मानव का उत्पत्ति स्थल किसे माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्न में से और मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बताइए भाई, निम्न में से कौन सा जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, अंडाशय या प्रोस्टेट ग्रंथि। दीजिए जल्दी से जवाब। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अपने को पता है फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और अंडाशय जो होते हैं वो मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो नर जनन तंत्र का भाग होता है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्न में से न्यूमोनिया रोग का कारण क्या होता है? बताइए भी। जो न्यूमोनिया रोग है अपने को पता है कि ये श्वसन से संबंधित रोग है। न्यूमोनिया जो है वो श्वसन से संबंधित रोग होता है। तो बताइए इसका कारण है वो क्या होता है? कवक होता है, विषाणु होता है, प्रोटोजोआ होता है या जीवाणु होता है? दीजिए जल्दी से जवाब। निमोनिया रोग का कारण क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाणु। आपको याद रखना है निमोनिया रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, लेकिन सर्दी जुकाम जो होते हैं वो विषाणु के कारण होते हैं। किसके कारण? राइनो वायरस के कारण होती है। ठीक है, राइनो वायरस के कारण होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, जिन परमाणु के बाह्यतम कोष पूर्णतः भरे रहते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? बताइए। सबसे पहले यदि मैं बात करूं संयोजकता की, तो संयोजकता का मतलब होता है किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं संयोजकता। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं जिन परमाणु के बाह्यतम कोष है वो भरे रहते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? बताइए। ठीक है, तो परमाणु में यदि बाह्यतम कोष भरा हुआ है तो इसका मतलब उसकी संयोजकता कितनी है? 0 होती है। ठीक है, संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि उसको संयोजक इलेक्ट्रॉन है वो उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग पोषण करता है? बताइए भी। पोषण के लिए पौधे का कौन सा भाग है वो जिम्मेदार होता है? जड़, तना, पत्ती या मूलरोम? दीजिए जवाब। जड़, तना, पत्ती या मूलरोम? ठीक है, तो अपन कह सकते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा पत्ती। अपने को पता है कि पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन बनता है और उसी से पादपों को पोषण मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, कि जो एक्वारेजिया होता है, एक्वारेजिया जिसको हम बोलते हैं अमलराज, क्या बोलते हैं? अमलराज बोलते हैं। ठीक है, अमलराज बोलते हैं, उसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? दीजिए जवाब। एक्वारेजिया के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3:1, यानी 3 भाग तो इसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और 1 भाग होता है इसके अंदर नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? बताइए भाई। निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, एड्रिनल? दीजिए जवाब। निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, अपने को पता है हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टंगस्टन का प्रतीक होता है? बताइए भाई। TN, TW या TG? ठीक है, दीजिए जवाब। निम्नलिखित में से टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? TN, TW या TG? ठीक है, दीजिए जवाब जल्दी से। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? अपने को पता है कि टंगस्टन का लैटिन नाम होता है वुल्फ्राम। क्या होता है? वुल्फ्राम होता है, और वुल्फ्राम का प्रतीक होता है W। ठीक है, तो टंगस्टन का प्रतीक क्या हो गया? टंगस्टन का प्रतीक हो गया W। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक होता है? बताइए भाई। प्राकृतिक रबर है किसका बहुलक होता है? सेलुलोज का, एथिलीन का, आइसोप्रीन का या ग्लिसरीन का? दीजिए जवाब। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? सेलुलोज, एथिलीन, आइसोप्रीन या ग्लिसरीन? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइसोप्रीन। क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है? बताइए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है? श्वसन, दहन, उदासीनीकरण या उपयुक्त सभी? दीजिए जवाब। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वो होती है जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है। ठीक है, उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। दहन, श्वसन और उदासीनीकरण जो होती है ये सभी अपन कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि केंचुआ निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? बताइए भी।
केंचुआ निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? दीजिए जवाब, केंचुआ। ठीक है, केंचुए को अपने को पता है, इसको बोलते हैं किसानों का मित्र, या आप कहते हो वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है वो कौन बनाता है? वो भी केंचुआ ही बनाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा एनिलिडा। ठीक है, केंचुआ जो होता है वो किसका? एनिलिडा संघ का प्राणी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस पादप समूह के पौधों में बीज पाया जाता है? बताइए भी। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म? बताइए। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म? दीजिए जवाब। ठीक है, अपने को पता है कि थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो अपुष्पी पादप होते हैं। ठीक है, यानी इनमें फूल नहीं पाया जाता, और अपने को पता है यदि फूल नहीं पाया जाता तो बीज है वो कतई नहीं पाया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं नगन बीजी। ठीक है, या अनावर्त बीजी भी इसको बोलते हैं, यानी इसमें बीज है वो ढका हुआ नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मानव कंकाल तंत्र में कितनी पसलियां पाई जाती है? ए 38 या 36, बी या सी 24 और डी है वो कितनी है? 17। बताइए, मानव कंकाल तंत्र में कितनी पसलियां पाई जाती है? ठीक है, दीजिए जवाब। मानव कंकाल तंत्र में कितनी पसलियां पाई जाती है? तो अपन ये कहते हैं कि इसके अंदर है 24 पसलियां पाई जाती है, 12 जोड़ी के रूप में। ठीक है, अस्थि पिंजर जो होता है वो 24 पसलियों से बना होता है, 12 जोड़ी के रूप में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है शराब के सेवन से शरीर का कौन सा अंग है वो विशेष प्रभावित होता है? बताइए भी। शराब का जब सेवन करता है तो शरीर का कौन सा अंग है वो विशेष रूप से प्रभावित होता है? दीजिए जवाब। फेफड़ा, हृदय, यकृत या रक्त? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। शराब के सेवन से यकृत है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? केंद्र के, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका या राइबोसोम? दीजिए जवाब। कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो अपने को पता है ये होता है किसके अंदर? राइबोसोम के अंदर, और इसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, राइबोसोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? दीजिए जवाब। रक्त के अंदर है वो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? ठीक है, अपन जानते हैं रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है, और लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसके अंदर? हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी के अंदर, और आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं। तो रक्त के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो होती है आरबीसी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? दीजिए जवाब। आधुनिक आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? एस, पी, डी या एफ? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। और एफ ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में किस वाष्प धातु की वाष्प भरी जाती है? बताइए भी। ट्यूबलाइट में किस धातु की वाष्प भरी जाती है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पारा? दीजिए जवाब। ट्यूबलाइट में किस धातु की वाष्प भरी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारा। ठीक है, ट्यूबलाइट में जो वाष्प भरी होती है किसकी भरी रहती है? पारा की भरी रहती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। डोबे राइनर ने और त्रिक सिद्धांत कब दिया था? बताइए भी। डोबे राइनर ने जो है वो त्रिक सिद्धांत कब दिया था? अपने को पता है डोबे राइनर ने 3 त्रिक बनाए थे। ठीक है, एक था लीना, ठीक है, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है, एक था कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, और एक था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1817। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु, दीजिए जवाब। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सी होती है? पोलोनियम, क्यूरियम, ओस्मियम या रेडियम? दीजिए जवाब। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सी होती है? पोलोनियम, क्यूरियम या ओस्मियम? इनमें से दे दीजिए आप। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोलोनियम। आपको याद रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम जो उपधातु है वो कौन सी है? पोलोनियम। ठीक है, तो दोस्तों कितने क्वेश्चन है वो आपके सही हो रहे हैं, जल्दी से आप है वो पहले तो ये बता दीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं कि कल 25 तारीख को अपनी जो ई बुक है वो लॉन्च हो जाएगी, और ये लॉन्च होगी शाम को 8:30 बजे। ठीक है, शाम को 8:30 बजे जो है वो ई बुक है वो लॉन्च हो जाएगी, तो इसके लिए आपको सूचना दे दी जाएगी। और कल अपनी क्लास है, ये क्लास नहीं होगी, ई बुक से संबंधित जो क्लास होगी उसकी आपको सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, बाकी अपनी क्लासें हैं वो कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। और जो ई बुक आपको मिलती है उसको आगे से आगे है वो शेयर करना, ताकि सभी को इसका है फ़ायदा मिल सके। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन जो है वो आपको किया गया है, तो आप ज़रूर है वो इसको शेयर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं।